खबरों में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में धामी सरकार पुराने और जर्जर हो चुके पुलों को बदलेगी और उनकी जगह पर अधिक क्षमता वाले पुलों का निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश में ऐसे 436 पुराने पुल चिन्हित कर लिए हैं। इनमें से अधिकांश पर्वतीय जिलों में हैं। इनमें सबसे अधिक 207 पुल स्टेट हाईवे पर हैं। राज्य मार्ग पर बने ये पुल या तो पुराने या जर्जर हो चुके हैं या फिर वाहनों के बढ़ते दबाव के चलते ये उनका ओवरलोड सहने के योग्य नहीं है। कि अगर पहले जो डिज़ाइन हुआ करती थी वो अगर कहा जाए कि 10 टन के लिए या 18 टन के लिए होती थी, अब कई बार ऐसा ये देखने में आया कि 40-40 टन की भी टन की जो होती हैं परिवहन लोड उसमें ले जाए कैपेसिटी की ट्रकें होती हैं जो उसमें कार्रवाई करती हैं, तो उससे यातायात में अव्यवस्था होती है, क्योंकि अगर पता नहीं होता होने पे तो उसमें फिर रोका जाता है। तो इस तरह से फेज्ड मैनर में हम उसकी भी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और देहरादून से इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए ज्योत्सना एसोसिएट एडिटर हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। ज्योत्सना, उत्तराखंड में धामी सरकार पुराने और जर्जर पुल को बदलने की बात कह रही है, उनकी जगह पर नए पुल को लगवाने की बात कही जा रही है, क्या कुछ अहम अपडेट है? जी, ज्योत्सना, उत्तराखंड में धामी सरकार पुराने और जर्जर हो चुके पुल को बदलने जा रही है और उनकी जगह पर अधिक क्षमता वाले नए पुलों को लगाने की बात कही जा रही है, क्या कुछ अहम अपडेट है? बिल्कुल रूपांशी, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरीके से गुजरात की घटना हुई उसके बाद कहीं ना कहीं हर सरकार अलर्ट मोड पर है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि इस तरीके की दुर्घटना भविष्य में हो। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में मैक्सिमम जो पुल हैं वो सस्पेंशन वायर में ही बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ हैं। पहले वो टेक्निक नहीं थी कि नदी बहती नदी में कोई पिलर बन सके, इसलिए सस्पेंशन वायर और आप कह सकते हैं कि रस्सियों के सहारे पुल बने हुए हैं, जिनमें यातायात भी होता है और लोगों का आवागमन भी होता है। बहुत सारे पुल काफ़ी पुराने हो गए हैं, कई पुल की अभी लाइफ है और ऑलमोस्ट ये माना जाता है कि किसी भी पुल की लाइफ 100 से 125 साल होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। और अगर प्रॉपर रख रखाव हो तो कई बार ये लाइफ और ज़्यादा हो जाती है। तो अब उत्तराखंड सरकार ने भी निश्चित किया है कि वो सभी अपने जो सामान्य पुल हैं, जो झूला पुल हैं, उनका सेफ्टी ऑडिट करवाएगी और 3 हफ्ते के अंदर इसकी रिपोर्ट शासन को दे दी जाएगी। आज ही जो प्रमुख सचिव हैं लोक निर्माण RK सुधांशु, उन्होंने ये आदेश दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर सभी को कहा है कि जितने भी आपके यहाँ पुल हैं उसकी सेफ्टी ऑडिट करा करके रिपोर्ट दी जाए, ताकि आगे फिर उस पर काम हो सके। और ये बहुत ज़रूरी भी है। रूपांशी, आप जानते हैं कि इतना बड़ा हादसा गुजरात में हुआ है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेग्लिजेंसी रही है, तो उसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। इसे बहुत बड़ा कदम इसलिए भी कहा जा सकता है कि संभवतः उत्तराखंड में जो पुल हैं वो, जैसे मैंने आपको कहा कि सस्पेंशन वायर बेस्ड हैं जो तकनीक है, और ऐसे में अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो वो बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। यही वजह रही है कि ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला को पहले ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो भी सस्पेंशन वायर पुल था, उसमें भी कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही थी, उसकी लाइफ ख़त्म हो गई थी, तो उसे बंद कर दिया गया था। अब राम झूला का भी टेस्ट किया जा रहा है कि उसकी किस तरीके की इस समय कंडीशन है, और आप जानती हैं कि ऋषिकेश में एक नया पुल भी बनाया जा रहा है इसी वजह से। बिल्कुल सही कहा आपने। और मोरबी हादसे के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अधिक क्षमता वाले जो पुल हैं उनको बनाया जाएगा। लोगों के लिए भी एक राहत की खबर है। ज्योत्सना, 436 नए पुल चिन्हित किए गए हैं और 207 पुल स्टेट पर थे हाईवे। जी देखिए, ये कुल संख्या है रूपांशी जो उत्तराखंड में कुल पुल है और झूला पुल है। और जैसे मैंने कहा कि अब से कुछ देर पहले ही वो आदेश आया है जिसमें प्रमुख सचिव लोक निर्माण ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि
कि वो अपने यहाँ पुलों का और झूला पुलों का सेफ्टी ऑडिट करवा के 3 हफ्ते के अंदर शासन को सूचित करें। यानी कि सबसे पहले सेफ्टी ऑडिट होगा, उसमें जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर नए पुलों का निर्माण जहाँ किया जाना होगा, यानी कि जिस पुल की लाइफ खत्म हो गई है या टेक्निकली किसी पुल में कोई दिक्कत है, तो वो सारी रिपोर्ट जब शासन को मिल जाएगी तो उसके बाद नए पुलों का भी निर्माण होगा और पुराने पुलों को किस तरीके से फिर से रिपेयर करवाना है अगर किसी में गुंजाइश है, ताकि वो सेफ्टी मेजर्स को पूरा कर सके और फिर वो अपना काम कर सके। तो ये सारी चीज़ें कही गई हैं और आज एक विस्तृत आदेश सभी जिलों को चला गया है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जब ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो उसके बाद सरकार को भी एक्शन लेना होगा। रूपांशी, यानी सारे जिलों में आदेश चला गया। फिलहाल ये एक काफ़ी राहत की खबर है, क्योंकि जो हादसा अभी कुछ टाइम पहले हुआ है उसको देखकर सरकार ने जो निर्णय लिया लोगों के लिए काफ़ी एक अच्छी खबर है, राहत की खबर है। ज्योत्सना, बिल्कुल रूपांशी, बहुत बड़ी राहत की खबर है। मैं आपको बता दूं कि जो पहाड़ी इलाके हैं उत्तराखंड के, बहुत सारी जगह ऐसी है कि सड़क नहीं जाती है और अगर नदी को क्रॉस करना है तो उसके ऊपर झूला पुल है, यानी कि उस इलाके की लाइफलाइन झूला पुल है। और जो झूला पुल होते हैं वो या तो रोप वेस होते हैं या फिर सस्पेंशन वायर वेस होते हैं। उत्तराखंड में दोनों तरीके के पुल हैं, यानी रोप वाले भी हैं और सस्पेंशन वायर वाले भी हैं। तो ऐसे में इनमें कोई बट नहीं होता है, यानी आपको कोई मौका नहीं मिलता है बचने का या बचाव करने का। तो ऐसे में सरकार बहुत ज़्यादा अलर्ट है, बहुत गंभीर है और यही वजह रही है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था कि यहाँ पर पुलों को लेकर ऑडिट करवाया जाए और आज मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख सचिव लोक निर्माण ने सभी को निर्देश दे दिए हैं कि वो जल्द से जल्द यानी 3 हफ्ते के अंदर सेफ्टी ऑडिट करवाए। और पहाड़ में बहुत सारे पुल सस्पेंशन वायर पे ही बने हुए हैं। अभी जैसे मैं आपको उदाहरण ऋषिकेश का दे रही थी, वहीं अगर मैं आपको टिहरी जिले का उदाहरण दूं, बहुत खूबसूरत पुल है, एशिया के खूबसूरत पुलों में शुमार किया जाता है डोबरा चांठी का पुल, जो टिहरी लेक के ऊपर बना हुआ है। ये भी सस्पेंशन वायर बेस्ड है। हालांकि इसकी कैपेसिटी 8 टन है, यानी 8 टन को ये एक बार में झेल सकता है और 8 टन कैपेसिटी के ट्रक इसमें जा सकते हैं, इस हिसाब से इसे बनाया गया है। लेकिन उसके बावजूद सरकार सेफ्टी ऑडिट करवाना चाहती है। इसी तरीके से पीपल डाली पुल है जो प्रतापनगर और टिहरी और कह सकते हैं उत्तरकाशी की लाइफ लाइन है, ये भी टिहरी लेक के ऊपर है। ये भी सस्पेंशन वायर पुल है, बीच में कोई पिलर नहीं है। तो ऐसे में सरकार लगातार ध्यान दे रही है, क्योंकि लोगों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में। और जैसे आपने कहा, सही कहा आपने कि लोगों की सुरक्षा जो है वो सरकार की पहली प्राथमिकता है, जिसको लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है, अहम निर्णय लिया है और अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि अधिक क्षमता वाले नए पुलों के निर्माण की बात कही गई। फिलहाल ज्योत्सना, ये अहम जानकारी हम तक साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे हम और अपडेट लेते रहेंगे। आपको बता दें कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के तत्कालीन सलाहकार केएस पवार से जुड़ी कंपनी के खिलाफ सीबीसीआईडी की आर्थिक अपराध शाखा ने जांच शुरू कर दी है और साथ ही पुलिस भी अपनी जांच में जुट गई है। आरोप है कि कंपनी के लोगों की वोटर आईडी के जरिए उनके फर्जी खाते खुलवाती थी। ये वोटर कार्ड वे इंटरनेट के जरिए कई साइटों से डाउनलोड करते थे। इसी तरह कंपनी पर करीब 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स निधि लिमिटेड नामक इस कंपनी के खिलाफ शिकायत के बाद एसटीएफ ने शुरुआती जांच की थी। उसमें कुछ तथ्य सामने आने के बाद विस्तृत जांच आर्थिक अपराध शाखा से करवाई जा रही है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी माने जाने वाले केएस पवार की पत्नी इस कंपनी की निदेशक रह चुकी हैं। कंपनी के खिलाफ करीब 50,000 लोगों के फर्जी आरडी और एफडी खाते खुलवाने का आरोप है। ये भी आरोप है कि इन खातों के जरिए करीब 200 करोड़ का काला धन वैध किया गया है, लेकिन कई बार शिकायत के बाद भी कंपनी के खिलाफ जांच नहीं की गई है। केएस पवार की पत्नी 2017 से 2020 तक कंपनी की निदेशक रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी इसी दौरान के बताए जा रहे हैं। इस मामले में डीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि कंपनी के खिलाफ शिकायतें मिली है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग सहित कुछ अन्य शिकायतें भी सरकार के निर्देश पर आर्थिक अपराध शाखा को जांच सौंपी है। जांच के बाद ही आरोप और कंपनी से जुड़े लोगों के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। जांच के नतीजे के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सोशल म्यूचुअल फंड बेनिफिट कंपनी कुछ है, कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट आई है, तो उस पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी एसटीएफ की तरफ से। उसमें ये पाया गया कि इस पे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कि कुछ आने का बात आ रही थी। उस पर विस्तृत जांच के लिए ईओडब्ल्यू को भेजा गया है शासन के द्वारा हमारे रिकमेंडेशंस पे। प्रारंभिक चीजें क्या अभी वो जांच होगी ईओडब्ल्यू में, उसके बाद हमें कुछ बताने के लायक रहेंगे। से हमारे साथ में लगातार ज्योत्सना बनी हुई है। ज्योत्सना, 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है, क्या कुछ अहम अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए रूपांशी, ये मामला काफ़ी पहले से चर्चाओं में था। जब यहाँ पर त्रिवेंद्र रावत की सरकार थी तब भी ये मामला आया था, सदन में भी ये मामला उठा था, लेकिन तब सरकार ने बताया था कि जो भी जांच हुई है और आरबीआई के जो मानक हैं उसके अकॉर्डिंग कहीं भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग की बात नहीं आई है। लेकिन एक निर्दलीय विधायक है कानपुर से, उमेश शर्मा, जो पहले पत्रकार रह चुके हैं, उनका त्रिवेंद्र रावत के साथ हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। उन्होंने फिर से ये शिकायत की, पुलिस में भी शिकायत की, शासन में भी शिकायत की कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो सलाहकार रहे उस समय, औद्योगिक सलाहकार, जो खुद में उद्योगपति भी हैं, उनकी कंपनी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। उन्होंने सारे तथ्य सामने रखे। उसके बाद पुलिस ने जो अपनी जांच की है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस को लगा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो ऐसे में पुलिस ने खुद ये जांच ना करके सीधे आर्थिक अपराध शाखा को ये मामला सौंप दिया है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जो हुई है, किस तरीके से हुई है, कहां से हुई है, उस बारे में जानकारी जुटाई जा सके। हालांकि इससे यहाँ पे एक सियासी हलचल भी हो गई है। लेकिन वहीं अगर त्रिवेंद्र रावत की बात करें, आज उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिस्पना नदी को लेकर थी, लेकिन रूपांशी, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि हाँ, उनको उनके जो पूर्व सलाहकार थे उन्होंने बताया था कि 10 साल पहले वो इस कंपनी से हट गए थे, न वो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, न किसी भी तरीके से शेयर होल्डर हैं, और कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो अब तो जांच शुरू हो गई है, इसलिए हमको जांच का इंतजार करना चाहिए और ये सारे तथ्य उनके सामने आ जाएंगे। मेरे साथ अगर किसी ने काम किया है तो इसमें मेरा नाम क्यों सामने लाया जा रहा है, मेरे साथ काम करने वाले के परिजन कहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर वो तो नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन मेरा नाम साथ में शामिल नहीं होना चाहिए। हाँ, वो मेरे सलाहकार थे और उनके परिजनों की जो कंपनी है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। रूपांशी, है जो पूर्व सीएम, उनके जो सलाहकार है, उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, वो भी इस पूरे मामले में आ गए हैं। पवार की पत्नी जो है वो कंपनी में डायरेक्टर हैं, ज्योत्सना। देखिए, यही बात तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही है कि जो मेरे सलाहकार रहे हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे, औद्योगिक सलाहकार रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि केएस पवार ने उनको बताया है कि वो 10 साल पहले इस कंपनी से हट चुके थे, अब वो डायरेक्टर नहीं है, उनकी पत्नी डायरेक्टर है। तो पहली बात कि मेरे सलाहकार के परिजन क्या कर रहे हैं, उन पे क्या आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरी कोई संलिप्तता नहीं है। दूसरा, अगर कोई आरोप लगा है तो आरोप पर अब जांच शुरू हो गई है, इसलिए हमको जांच का इंतजार कर लेना चाहिए कि जांच में क्या फाइंडिंग होती है। ये साफ तौर पर त्रिवेंद्र रावत ने आज मीडिया को कहा है। तो ऐसे में अगर जब उनका कार्यकाल था, यानी कि जब वो यहाँ मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके आर्थिक सलाहकार रहते हुए इन पर आरोप लगते, तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा आरोप त्रिवेंद्र रावत पर लगता। तो इसी वजह से आज त्रिवेंद्र रावत कह रहे हैं कि अब न वो मुख्यमंत्री हैं, न उनके वो सलाहकार हैं, और सबसे बड़ी बात कि न सलाहकार का नाम इसमें है, बल्कि सलाहकार के परिजनों का नाम है। रूपांशी, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। ज्योत्सना, फिलहाल ये अहम जानकारी हम तक साझा करने के लिए ज्योत्सना आपका शुक्रिया। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। जो हिंदूवादी है वही मानवतावादी है। आपको लगता है कि पूर्वांचल में जो बुलडोजर चलाया गया अपराधियों के खिलाफ, उसका मैसेज, ये पूरे प्रदेश में इसका मैसेज है कि बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना है। यकीन कीजिए, मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संवाद।
उत्तराखंड बनने में आपकी एक प्रमुख भूमिका रही है। ये शुरुआत कहाँ से हुई आपके राजनीतिक जीवन में? 1957-58 से मेरा एक प्रकार के राजनीतिक जीवन उस हाई स्कूल इंटरमीडिएट जब पढ़ता था तब शुरू हो गया था। मूल मान्यताओं में कमी आई। देखिए, मूल्यों का क्षरण हुआ है। 3 तलाक का मुद्दा काफी चर्चित रहा है। जो सम्मान माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। संवाद है तो समाधान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी मेहनत कर रही हैं, तो क्या माने कि ये मेहनत अपना दल के लिए कर रही हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही हैं? मेरा जो परिश्रम है या मेरे कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है वो इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था भारत का, क्या आपको लगता है कहीं साकार हो रहा है? माननीय अमित शाह जी के आने के बाद हिंदुस्तान का परिदृश्य बदल गया है। आपको लगता है कि इस तरह राजनीति में जो साधु संतों का आगमन ज्यादा हो रहा है तो उचित है? मैं इसको प्रारब्ध भी मानती हूँ। जो प्रारब्ध में होगा, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, उसका वो काम करना पड़ेगा। तो मौर्य जी, हम माने कि उत्तर प्रदेश में जो सपना था उत्तम प्रदेश बनने का, वो पूरा हुआ। अर्थव्यवस्था हो, चाहे निवेश हो, चाहे सुशासन हो, चाहे गुंडे अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बेशक राजनीतिक हस्ती हो या हो समाज की कोई शख्सियत, जारी है संवाद। रियो ओलंपिक से पहले आपकी सर्जरी भी हुई थी जी। उसके बाद भी आपने ओलंपिक खेला। जब आप एक बुरा टाइम फेस करते हो, आई थिंक उसको भी आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। रियल अर्थों में भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में काम की है। निरंतर आरक्षण की बात बढ़ती जा रही है, आप कितना सहमत हैं इससे? आरक्षण का मतलब हमारा आरक्षण है। आपका एक खास संदेश है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून का राज ही रहेगा। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आप जेल के अंदर होंगे। हम तो कानून का राज्य ही स्थापित करना चाहते हैं। देखिए हमारे साथ संवाद सिर्फ सहारा समय न्यूज नेटवर्क पर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएससी पेपर लीक मामले की जांच को लेकर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। उपनेता भुवन कापड़ी ने जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसटीएफ की जांच सही नहीं है। यही वजह है कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था उसकी जमानत हो रही है क्योंकि साक्ष्य नहीं दे पा रहे हैं। उपनेता ने आगे ये भी कहा कि अगर एसटीएफ पर इतना ही भरोसा था तो यूकेएसएससी के अधिकारियों की जांच सरकार विजिलेंस से क्यों करा रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एसटीएफ सरकार की कठपुतली के तौर पर काम कर रही है। उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूरे मामले पर सीबीआई जांच कराने से सरकार क्यों पीछे हट रही है। आपकी जो पिटीशन है उसको सीबीआई के लिए भेजने की जरूरत नहीं है। अब आज जो है एसटीएफ के पकड़े हुए लोग छूटने लगे तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उच्च न्यायालय में सरकार का चेहरा सरकारी वकील होते हैं जो सरकार का पक्ष रखते हैं और उनके पक्ष रखने के तरीके से स्पष्ट दिखाई देता है कि सरकार क्या चाह रही है। एक तरफ हमारे प्रदेश की महिलाओं को पीसीएस में जो 30% का आरक्षण था उसके खिलाफ जब हाईकोर्ट में अपील दायर की गई, सरकार का चेहरा ये वकील इनकी हल्की पैरवी के कारण हमारे प्रदेश की महिलाओं का अधिकार छीन गया। इनकी कमजोर पैरवी स्पष्ट दिखाती है कि सरकार नहीं चाहती थी कि उत्तराखंड के 30% आरक्षण उत्तराखंड की महिलाओं को पीसीएस में मिले। दूसरी तरफ जहां उत्तराखंड का आम जनमानस, हर बेरोजगार युवा ये चाहता था कि यूके घोटाले की सीबीआई जांच हो, वहां सरकार के वकीलों ने मुस्तैदी से सरकार के चेहरे के रूप में एक काम किया कि सीबीआई नहीं होना चाहिए। तो इससे स्पष्ट दिखता है कि सरकार नहीं चाहती थी कि सीबीआई हो, यानी सरकार की मंशा भ्रष्टाचारियों को बचाने की स्पष्ट दिखाई देती। सरकार ने यूके के सारे एग्जाम लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर दिए, लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं युवाओं का अहित सरकार करते हुए दिख रही है। नंबर एक तो जो युवा पहले उन फॉर्म को भर चुके थे
अब दोबारा उस फॉर्म को भरवा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनकी उम्र निकल गई है। आपने जो पहले ट्रांसफर कर रखे हैं उन्हीं आवेदनों को मानकर सबको मौका देना चाहिए था, नहीं तो जितना समय इसमें विलंब हुआ है उतनी समय सीमा आयु में छूट देनी चाहिए थी। दूसरी बात, UKSSC से जो एग्ज़ाम कराया जाता है, उस एग्ज़ाम में जो समूह गौ की भर्ती है, उत्तराखंड का स्थायी निवास अनिवार्य है, ताकि उत्तराखंड के युवाओं को ही उस रोजगार में भागीदारी करने का मौका मिले। लेकिन जब लोक सेवा आयोग को ये ट्रांसफर करा गया, उन्होंने समूह गौ की भर्ती में 2 शर्तें रखी, या तो वो व्यक्ति उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो, या उसने कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षा उत्तराखंड से पास करी हो। तो हमारा उत्तराखंड 12th तक की परीक्षा के लिए, 12th तक की पढ़ाई के लिए पूरे देश में अग्रणी भूमिका में है। तो यहाँ तो पूरे देश के लोग 10th और 12th करते हैं, तो उसमें आप लोक सेवा आयोग में के नियम में 10th + 12th जो यहाँ से किया है उसको भी शामिल करना, यहाँ भी उत्तराखंड के युवाओं के अधिकारों को मारा जा रहा है। उसमें सीधे ये होना चाहिए कि जो समूह गौ की भर्ती है उसमें जो है उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य हो, यहाँ से पढ़ाई 10th और 12th करी हो, उसको हटाया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल सके। सरकार ने जो UKSSC में भर्तियां हुई हैं, उन भर्तियों में जो लोग निकले हैं, जो मेहनत से निकले हैं, उनको भी न्याय नहीं दे पा रही है। जो युवा मेहनत से निकला है उसको भी न्याय नहीं दे पा रही है। केदारनाथ धाम से 10 किलोमीटर दूर महापंथ के पास फंसे पर्यटक के शव को 26वें दिन रेस्क्यू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद बुधवार को तीसरे रेस्क्यू अभियान के तहत DDRF और SDRF को सफलता मिली है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर महापंथ के निकट फंसे पश्चिम बंगाल के पर्यटक के शव को SDRF और DDRF की टीम ने आखिरकार 26वें दिन रेस्क्यू कर लिया। बुधवार सुबह तीसरी बार हुए रेस्क्यू में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से शव को महापंथ से निकाला गया। शव को लेकर चारधाम हेलीपैड तक लाया गया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय में भेज दिया गया। बता दें आपको कि गत 9 अक्टूबर 2022 को जिला आपदा परिचालन केंद्रीय को रांसी मनड़ा केदारनाथ पैदल ट्रैक से केदारनाथ जा रहे थे। दो ट्रैकर केदारनाथ धाम से 6 किलोमीटर ऊपर महापंथ ग्लेशियर में फंसने की सूचना मिली। खराब मौसम के चलते एक ट्रैकर की मौत हो गई थी, जबकि दूसरे की तबीयत खराब होने के चलते उसे केदारनाथ धाम स्थित विवेकानंद चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। कुछ दिनों पूर्व एक ट्रैक दल के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति जो ट्रैकर्स थे वो केदारनाथ के पीछे की तरफ रांची से ट्रैक करते हुए जो आए थे वहाँ पे फंस गए थे। तो उसमें रेस्क्यू करके हमने एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर लिया था, परंतु दूसरे व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी और कई हमने अटेम्प्ट्स किए थे, परंतु मौसम खराब होने की वजह से हम ट्रैकर के शव को नहीं ला पा रहे थे। परंतु आज वायुसेना के 2 चॉपर्स की मदद से ट्रैकर के शव को बरामद कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए देहरादून से लगातार हमारे साथ में ज्योत्सना बनी हुई हैं। ज्योत्सना, एक ट्रैकर की मौत हो गई है, क्या कुछ अधिक अहम अपडेट है? एयरफोर्स हेलीकॉप्टर ने खोजा है, 3 बार रेस्क्यू के बाद अब सफलता मिली है। जी देखिए, ये काफ़ी दिन पुराना मामला था और 2 ट्रैकर फंस गए थे, बाकी लोग सुरक्षित आ गए थे और उन्होंने जानकारी दी थी कि 2 ट्रैकर की उनके जो सहयोगी हैं उनकी तबीयत खराब है। उसके बाद SDRF की टीम मौके पर गई थी। जो घायल था, जो बीमार था, यानी उसे तो रेस्क्यू कर लिया गया था और उसके बाद जिसकी डेथ वहाँ पर हो गई थी उसकी बॉडी को नहीं लाया जा सका था। कई अटैम्प्ट किए गए, लेकिन उच्च हिमालयी क्षेत्र होने की वजह से बॉडी तक कोई भी टीम नहीं पहुँच
पा रही थी और आखिरकार कह सकते हैं कि आज सफलता मिली है टीम को और एसडीआरएफ की टीम ने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से उस डेड बॉडी को खोज निकाला है जो ट्रैकर्स की वहीं फंसी हुई थी डेथ होने के बाद से, और आज उसे लेकर आए हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जो एसडीआरएफ है वो उच्च हिमालयी क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत ही शानदार मानी जाती है और अब उसकी एक्सीलेंसी हो गई है इस काम में। हम अगर बात करें द्रौपदी का डांडा जो घटनाक्रम हुआ था जिसमें निम के कई पर्वतारोहियों ने अपनी जान गंवा दी थी, यहाँ पर भी एसडीआरएफ की टीम ने काफी अच्छा काम किया था और आप सोचिए कि एक बार फिर से बिल्कुल खराब मौसम के कारण रेस्क्यू नहीं हो पा रहा था और अब रेस्क्यू हो गया, तीसरी बार रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल ये अहम जानकारी ज्योत्सना हम तक साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। और आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बुधवार को मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट रहे, आपको बता दें कि रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने का बीड़ा अब स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए उठाने का ऐलान किया है। रावत ने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने पहल की थी, रिस्पना के साथ कोसी नदी को भी अपने प्रोजेक्ट में लिया था। तब नदी के उद्गम स्थल से लेकर 23 किलोमीटर तक वृक्षारोपण किए गए थे। स्थान एक सामाजिक संस्था है, गैर राजनीतिक संस्था है और 2009 में भी हम लोगों ने रिस्पना टू ऋषिपर्णा एक मिशन चलाया था जिसके अंतर्गत रिस्पना की स्वच्छता का अभियान था। उसको पुनः देवभूमि संस्थान इस अभियान को पुनः प्रारंभ करने जा रही है। तमाम जो पर्यावरणीय जो संकट खड़ा हो रहा है, रिस्पना नदी जिसमें कभी 12 महीने पानी बहता था आज वो नाले के रूप में है, तो उसके लिए हम लोग 4 तारीख देवोत्थान एकादशी के दिन रिस्पना के उद्गम स्थल पर हम उसका संकल्प लेंगे और फिर उसमें तमाम जो धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका सहयोग लेकर के उत्तराखंड में 3 सर्राफा व्यापारियों से 1.5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के नाम से आपको बता दें कि मांगी गई थी रंगदारी को जल्द बैंक खातों में जमा न कराने पर व्यापारियों को जान से मारने की धमकी दी गई है और इस मामले में कार्रवाई की मांग के लिए सभी व्यापारियों ने कोतवाली में एसएसआई से मिले और बाद में उन्होंने एसपी चंद्रमोहन सिंह को इस बारे में बताते हुए व्यापारियों को सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगाई है। सभी व्यापारी उधम सिंह नगर के काशीपुर के हैं। श्री गुरु ज्वेलर्स के मालिक पुरुषोत्तम से 50 लाख, आनंद ज्वेलर के मालिक विवेक वर्मा से 30 लाख और अशोक ज्वेलर्स के मालिक गौरव अग्रवाल से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई। कॉल करने वाला लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गैंग का सदस्य बता रहा था। करते खेती को लेकर कल यानी 3 नवंबर को पहला राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। आपको बता दें कि जिसमें राज्य के पहाड़ी इलाकों के किसान और खास तौर पर बुलाए जा रहे हैं। सम्मेलन में विशेषज्ञ भी शरीक होंगे। इस कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल देवव्रत आचार्य भी शिरकत करेंगे और इस मौके पर सभी को प्राकृतिक खेती के महत्व के बारे में अहम जानकारी देंगे। और चलते चलते एक नजर डालते हैं आज